हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। दोस्तों, अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए। मैं आपको उसी प्रकार की कहानी सुनाया करूंगा। अगर आपके पास भी अपनी कुछ कहानियां हैं या आपके जीवन की कुछ आप बीती है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को अपने चैनल पर अवश्य प्रस्तुत करूंगा। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। किसी घटना स्थल या पात्र का मेल खाना एक सहयोग मात्र ही है। चैनल इसका दावा नहीं करता। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी का नाम है रूहानी चिराग। जी हाँ दोस्तों, 1995 में मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए मध्य प्रदेश में गया हुआ था। मेरे मित्र से भेंट करने के बाद मैं अपने एक अंकल से मिलने गया था जो काफ़ी बुजुर्ग थे और अकेले रहा करते थे। किसी समय पे वह काफ़ी संपन्न थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए उनके साथ जिसकी वजह से अब वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अंकल अपने बगीचे में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना घर पर। मैंने कहा, हाँ अंकल, आपकी याद आई तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया बेटा, कम से कम हम बुजुर्गों को भी याद कर लिया करो। अंकल, यह आपका घर तो बहुत पुराना है ना। हाँ बेटा, बस अब उस जमाने की यादें ही रह गई हैं। यह घर तो हवेली नुमा है, लेकिन इसका जो राजा है वह अब निर्धन हो चुका है। ऐसा क्यों कहते हैं अंकल? अरे देखिए ना, अभी भी आप कितने तंदुरुस्त हैं इस उम्र में ही। हाँ बेटा, अब मालिक ने जितनी उम्र दी हुई है उसे तो जीना ही है। बस अब जीवन में यादें ही बाकी हैं। अंकल ने मेरा स्वागत किया, मुझे खाना पीना खिलाया और शाम को हम लोग खटिया बिछाकर लेट गए। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल, आपने अपनी इतनी बड़ी उम्र में कुछ ऐसे हादसे देखे हैं क्या, या ऐसी आप बीती कोई कहानी सुनाइए ना, क्योंकि मैं एक नावल लिख रहा हूँ। उसके लिए मुझे एक कहानी की ज़रूरत है। शायद आपकी कहानी सभी लोगों को पसंद आ जाए। तो अंकल ने कहा, तो बेटे ऐसा कहो ना कि तुम कोई कहानी सुनना चाहते हो। मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो दो मित्रों के ऊपर थी, दो दोस्तों भी। एक दोस्त तो मैं हूँ और एक मेरा दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया है समय से पहले। अंकल, आप खुलकर बताएं तो मैं समझ पाऊंगा। तो सुनो बेटे, मैं और मेरा एक दोस्त जो हैदराबाद में रहा करता था, वह भी काफ़ी संपन्न था। उसके खाली मामा थे और उनके जाने के बाद सारी जायदाद का अकेला वह वारिस था। उसकी काफ़ी बड़ी हवेली है हैदराबाद में, लेकिन बस अब वो हवेली ही है, वहाँ वो नहीं है। एक समय की बात है, यहाँ मध्य प्रदेश में हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम लोग खूब मस्ती किया करते थे, जगह जगह घूमा करते थे और नदी तालाब सब जगह भरपूर आनंद उठाया करते थे। कभी कभी आम के बगीचे में जाते थे हम लोग और पके हुए आम तोड़ कर खाते थे। सभी लोग बहुत ही खुश हुआ करते थे और उन्हें ऐसा लगता था, देखो ये लोग इतने बड़े हो गए लेकिन बच्चों के जैसे अटखेलियाँ क्या करते हैं। बहुत ही आनंद आया करता था।
वह दिन जब याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। अंकल की आंखों में अचानक आंसू छलछला पड़े। मैंने कहा, अंकल, मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी जिससे आपके मन को ठेस पहुंची हो। नहीं बेटा, मुझे अपने उस दोस्त की याद आ गई जो मुझे भाई के जैसा प्रिय था। क्या हुआ था अंकल? बताता हूँ बेटे, ध्यान से सुनो और एक मेरा सबक अपने मन में बैठा लो कि कभी भी किसी भी जगह घूमने जाओ और कोई ऐसी जगह जहाँ की चीज़ों को छूने की मनाही हो, उन चीज़ों को कभी भी हाथ मत लगाना और बिना इजाज़त कभी भी ऐसी कोई चीज़ भी उठा के या चुरा के अपने पास नहीं लाना जिससे कि आगे जीवन में ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाए जैसी मुसीबत मेरे उस दोस्त के ऊपर आ गई थी। उसका भुगतान उसे अपनी मौत से करना पड़ा। मैं घबरा गया। ऐसा क्या हुआ था अंकल? ऐसा ही हुआ था बेटे। एक बार हम लोग छतरपुर के जंगलों में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। हम लोग कैंपिंग का सामान अपने साथ ले गए थे। रात भर हम लोग ने कैंपिंग की, फायर अग्नि जलाई और रात भर फिल्मी गानों पर डांस किए और जी भर के उस रात का आनंद लिया। जब सवेरा हुआ तो जंगल के जो निवासी थे हमारे पास आए और उन्होंने कहा, बाबूजी, आप लोगों ने यहाँ जो आग जलाई है ना, ये आग बुझा देना, क्योंकि हवा चलेगा तो जंगल में आग लग सकता है और जंगली जानवरों को भी नुकसान हो सकता है। हम लोगों ने कहा, हाँ हाँ भाई, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं, हम किसी भी वन्य जीव और जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कभी नहीं सोचते। हम प्रकृति की हमेशा रक्षा करते हैं। और हम लोगों ने उस आग को बुझा दिया और मिट्टी से दबा दिया और थोड़े ही समय में हम लोग वहाँ के जो प्रकृति चीज़ें थीं खंडरों में और गुफाओं में घूमने लगे। हम लोग घूमते घूमते एक ऐसे गुफा के अंदर चले गए जिसके अंदर काफ़ी पुरानी तस्वीरें थीं। दीवालों पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ थीं जो हजारों वर्ष पुरानी थीं। हम लोग फ़ोटो खींचते रहे, तरह तरह की फ़ोटो खींचते खींचते मैं काफ़ी आगे निकल आया और वह मेरा मित्र पीछे रह गया। तभी मैंने आवाज़ लगाई, अरे भैया, किधर हो? कहाँ छुप गए? तो मेरे मित्र की आवाज़ आई, आप आगे चलिए, मैं आ रहा हूँ 2-3 फ़ोटो और खींचकर। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे हूँ। और वह कुछ देर बाद मेरे पास आया और मुझसे कहा, चलो चलो आगे चलते हैं। वह कुछ अटपटा सा लग रहा था, जैसे कि उसने कुछ गलती की हो। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ फ़ोटो खींच रहा था। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे हम लोग चल दिए। सारा दिन हम लोग जगह जगह घूमते फिरते रहे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया और वह अपने घर हैदराबाद चला गया, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी थीं। हम लोगों ने वादा किया कि हम फिर मिलेंगे और मुझे भी किसी कारणवश विदेश में जाना था। कुछ मेरी ऐसे कागजात थे और कुछ डिग्री थी जिसकी वजह से मुझे कुछ पढ़ाई करना थी। इसके लिए मैं विदेश की तरफ पलायन कर गया। 1 साल का मेरा टारगेट था। मैं निकल चुका था। यह घर बंद पड़ा था, इसमें कोई नहीं था, क्योंकि काफ़ी कम समय मेरी पत्नी का देहांत हो चुका था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसके लिए इस घर में कौन रहता। इसे मैंने बंद कर दिया और विदेश चला गया। जब 1 साल के बाद मैं अपने इस घर पर आया तो क्या देखता हूँ, दरवाज़ा खोलते ही चिट्ठियों का और लेटर का अंबार लगा था। मैंने सारी चिट्ठियाँ बटोरी और पास के एक ग्रामीण को बुला के घर की सफाई की। उसके बाद फुर्सत होकर मैंने पहली चिट्ठी को खोला और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा तो मेरी आंखें छलछला पड़ी। मैं घबरा गया। क्या हुआ था अंकल? वह चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें लिखा था मेरे उस मित्र ने, भाई मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ। मैं घबरा गया। मैंने दूसरी चिट्ठी खोली, उसमें भी लिखा था, अब देर मत करो भाई, चिट्ठी मिलते ही चले आओ। मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं है ताकि मैं तुम्हें उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकूं। यह चिट्ठी जैसे ही मिले मेरे पास चले आओ भाई, जल्दी चले आओ। तीसरी चिट्ठी पढ़ी, सभी चिट्ठियों में एक ही बात लिखी थी, भाई मेरी मदद करो, मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ। लेकिन मैं कैसे आता, मैं तो विदेश में था। और जो मैंने पहली चिट्ठी पढ़ी थी वह तो हम लोग जब छतरपुर के जंगलों से घूम के वापस आए थे उसके एक हफ्ते बाद की थी। तो 1 साल से वह यह चिट्ठियां डालता रहा। मैंने सवेरा होने का इंतजार भी नहीं किया, कुछ सामान बांधा और चल दिया हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद में मैं जब पहुंचा, स्टेशन से उतर के मैंने घोड़ा गाड़ी की और उस हवेली के पास पहुंच गया। लेकिन क्या देखता हूँ, हवेली वीरान पड़ी थी, अंधेरा पड़ा था। मैंने दरवाज़ा धकेला, अंदर क्या देखता हूँ, बड़ी बड़ी घास थी। एक बार मैं उसके इस हवेली में आया था जब उसके मामा रहा करते थे। उस समय यह हवेली नई नवेली दुल्हन की जैसी दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी घास उगाई थी इस जगह पे और जंगली जीव जंतु कीड़े मकोड़ों ने अपना बसेरा बना लिया था। चमगादड़ लटके हुए थे जगह जगह, ऐसा जैसे कि वह भूतिया हवेली हो गई हो। तभी एक ग्रामीण वहाँ जो रहता था, मैंने उससे पूछा, भाई साहब जरा मेरी बात सुनिए। वह मेरे करीब डरते डरते आया। मैंने उससे पूछा, इस हवेली के जो मालिक है वह कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई साहब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? देखिए इस हवेली में तकरीबन 2 महीने पहले एक युवक को मैंने देखा था जो काफ़ी बीमार था और बहुत ही लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता था। लेकिन अब कुछ दिनों ऐसे हो गए कि इस हवेली में से डरावनी आवाज़ें आया करती हैं। लोग तो इस तरफ आते भी नहीं हैं, आप कैसे आ गए? मैंने कहा, वह मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने आया हूँ। अरे भाई साहब आप कोई भी हो, मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप यहाँ से जल्दी रवानगी डाल दीजिए, वरना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वह चल दिया। मैं हवेली के अंदर पहुँचा और सभी कमरों में आवाज़ देने लगा, भाई कहाँ हो तुम, भाई कहाँ हो, भाई कहाँ हो तुम? लेकिन कोई आवाज़ ना आई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। जैसे ही मैं लौटने लगा, पीछे से एक आवाज़ आई, भाई भाई मैं यहाँ हूँ। मैंने जैसे ही पलट के देखा तो एक साया सामने खड़ा था। वह मेरा मित्र था। मैंने भावनाओं में आंसू भरते हुए उसे गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक मैं गिर गया। वह मेरी पकड़ में ही नहीं आया। मैंने कहा, अरे भाई कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए तुम? उसने कहा, भाई अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। देखो वह पुराने पलंग पे मेरा शरीर पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ डाली, मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था जिससे मैं तुमसे बातें कर सकूं, बस चिट्ठियाँ डालता रहा। और अब कुछ महीनों पहले मैंने अपने शरीर को त्याग दिया है मेरे भाई। मैंने पूछा, तेरी यह हालत कैसे हो गई, कैसे यह हवेली खंडर हो गई, तेरे साथ क्या हुआ मेरे भाई, बता मुझे। तब उसने बताया, जिस समय हम लोग छतरपुर के जंगलों से वापस आए थे और मैं जब यहाँ पहुँचा तभी से यह विपदा मेरे ऊपर आ पहुँची थी। एक रूह मुझे हमेशा सताया करती थी और कहती थी, ला मेरा वह सामान वापस दे दे, ला मेरा वह सामान वापस दे दे, मेरा चिराग मुझे वापस दे दे। चिराग? कैसा चिराग? हाँ भाई, उस दिन जब खंडर में तू आगे निकल गया था, मैंने चुपके से एक चिराग जो अष्टधातु का था चुपके से अपनी जैकेट की जेब में छिपा लिया था।
यह क्या किया था तूने मेरे भाई, और मुझे बताया भी नहीं? मुझसे गलती हो गई थी मेरे भाई, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, हर दिन पश्चाताप कर रहा हूँ। देख जल्दी कर, वह जो सामने अलमारी है ना, उसमें वह चिराग रखा है, उसे उठा और चल उन जंगलों में, उस खंडरों में, उसकी अमानत को वहां पे वापस रख देंगे। मैं शरीर में तो नहीं चल सकता, लेकिन मेरी आत्मा तेरे साथ चलेगी मेरे भाई। मैंने ऐसा ही किया। उस चिराग को जैसे ही देखा, वह हजारों वर्ष पुराना अष्ट धातु का बना हुआ एक चिराग था, जिसमें किसी देवता को धुनी दिया करते थे, प्रज्वलित किया करते थे। वह चिराग मेरे मित्र ने चुरा के बहुत भारी गलती की थी, अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया था। उसी रूह ने उसकी यह हालत कर दी। तुरंत उस चिराग को लेके हम लोग छतरपुर की तरफ निकल चुके। मेरे दोस्त की अदृश्य रूह मेरे साथ चल रही थी। जिस समय हम छतरपुर पहुंचे, शाम हो चुकी थी। हम उस खंडहर के पास जैसे ही पहुंचे, भयानक आवाजों से वह खंडहर गूंज उठा और अंदर से आवाजें आने लगी, इस आत्मा को अंदर मत आने देना, इस आत्मा को अंदर मत आने देना। वहां की आत्माएं नहीं चाहती थी कि मेरे मित्र की रूह उस खंडरों के अंदर प्रवेश करे। तभी मैंने उनसे आह्वान किया, देखिए मेरे दोस्त से गलती हुई है, उसके लिए उसने प्रायश्चित भी कर लिया है। अब मैं यह चिराग लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करें और मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। मैंने वह चिराग खंडहर के दरवाजे पे जैसे ही रखा, अचानक वह चिराग गायब हो गया। वहां की आत्माओं ने अपनी अमानत वापस ले ली और तुरंत ही एक चमत्कार हुआ। दूधिया रोशनी के बीच में मेरे मित्र को मैंने देखा। वह मुझे आशीर्वाद दे रहा था, कह रहा था, भाई अब मैं मुक्त हो चुका हूं, जन्म और मरण के चक्कर से मैं जा रहा हूं। तुम्हें ईश्वर प्रसन्न रखे मेरे भाई, फिर जन्म हुआ तो हम दोनों मिलेंगे। और वह चल दिया एक अदृश्य लोक की तरफ। तो कहते हैं दोस्तों, कभी भी हम कहीं जाते हैं, जिन चीज़ों को बारे में हमें बताया जाता है, उन चीज़ों के लिए हमें उनका पालन करना चाहिए और कोई भी वस्तु वहाँ से उठा के नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह कभी किसी की अमानत हुआ करती है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे।